नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आज जो हम बहस कर रहे हैं उसको सिर्फ बहस मत समझिएगा, यह हमसे और आपसे उतनी ही जुड़ी हुई बहुत ही संजीदा बात है। आजकल सुर्खियों में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सुर्खियां भी ऐसी जिसे सुनकर सिहरन पैदा होती है। जी हां, आतंकियों के नापाक मंसूबों का सबसे महफूज ठिकाना बनता जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। लेकिन ऐसा क्यों है? ये किसकी नाकामी है? क्या देश के सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं या फिर हमारा सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि हम सब कुछ देखने के लिए मजबूर हैं? आज बड़ी बहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बड़ी बहस में एक और मुद्दा भी हम उठाएंगे और वो है जेल में बंद विचाराधीन कैदियों का, जिनके लिए बड़ी राहत की खबर है और इसका सबसे ज्यादा असर अगर कहीं होने जा रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश। और इन दोनों मसलों पर हमारे साथ इस खास चर्चा में साथ होंगे नोएडा स्टूडियो से रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी और लखनऊ से पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सालों से आतंकियों का ठिकाना, पसंदीदा ठिकाना रहा है और यही कारण है कि यहां के लोगों पर आतंक का साया हर पल मंडराता है। आईएसआई एजेंट से लेकर आईएम के आतंकियों की गिरफ्तारी ने खतरे की घंटी बजा दी है कि आने वाले दिनों में आतंकी किसी बड़ी साजिश की फिराक में है। आतंक की आहट, सहमा उत्तर प्रदेश, निशाने पर बेगुनाह, अलर्ट पर पूरा देश। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका बारूद का ढेर बन चुका है। यहाँ आम आदमी के भेष में ऐसे भेड़िए घूम रहे हैं जो बस किसी मौके की तलाश में हैं। सहारनपुर से आतंकी एजाज शेख की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल नंबर 1, कितने आतंकी छिपे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सवाल नंबर 2, किस किस के संपर्क में है आतंकी? सवाल नंबर 3, कैसी और कितनी बड़ी साजिश रच रहे हैं आतंकी? आपको याद दिला दें, उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खान ने विधानसभा में कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आतंकियों ने अपना जाल बिछाया हुआ है। इन जिलों में आईएसआई और आईएम के आतंकी सिर्फ मौके की तलाश में हैं। जो आतंकी पकड़ा गया है वो भी इसी बेल्ट में सक्रिय था। कुछ दिनों पहले मेरठ एसटीएफ की गिरफ्त में आए आईएसआई एजेंट्स और अब सहारनपुर से पकड़ा गया इंडियन मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी, इनका पश्चिमी यूपी से पकड़ा जाना कोई इत्तेफाक नहीं माना जा सकता और न ही वेस्ट यूपी से एक साथ 23 पाकिस्तानी नागरिकों का गायब हो जाना किसी भी सूरत में संयोग माना जा सकता है। गायब हुए पाकिस्तानी नागरिकों में 9 मेरठ से, 3 गाजियाबाद से, 6 हापुड़ से, 3 बुलंदशहर से और एक नोएडा और बागपत से गायब हैं। कमिश्नर के पत्र में इनके आईएसआई की गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई गई है। कमिश्नर ने ऐसे लोगों पर नजर रखने को कहा है जो अचानक से मालामाल हो गए। उनकी आय का स्रोत भी पता लगाने को कहा गया है। ये सारी घटनाएं किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करती हैं और इस शक को और पुख्ता करती है मेरठ पुलिस के कब्जे में आई लाखों की जाली करेंसी, जो पर्दे के पीछे चल रहे आतंक के खेल को बेनकाब करने के लिए पुख्ता सबूत हैं। वेस्ट यूपी में आतंक का ये छुपा खेल हाल फिलहाल में शुरू नहीं हुआ, बल्कि करीब 15 साल पहले दिल्ली डिपो की बस में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें आतंकी मतीन ने अहम भूमिका निभाई थी। विस्फोट की पूरी तैयारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही की गई। ये खुलासा खुद मतीन ने ही किया था। इसी तरह गाजियाबाद के मुराद नगर में ट्रेन की 3 बोगियों में विस्फोट हुए थे। इन धमाकों में पकड़े गए आतंकी लश्कर से जुड़े थे। कंधार विमान हाईजैक कांड के भी एक आरोपी जरगर को मसूरी इलाके से पकड़ा गया था, जिसने पुलिस टीम को बताया था कि उसके अन्य साथी सहारनपुर में छिपे हैं और उन्हीं ने ब्रिटेन के 4 नागरिकों को किडनैप किया था। अब्दुल करीम टुंडा भी गाजियाबाद के पिलखुआ में पैदा हुआ और आतंकियों के संपर्क में यहीं से आया। अब आतंकी एजाज शेख की गिरफ्तारी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश फिर सुर्खियों में है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की गतिविधियां इस समय हो रही हैं उसको कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और जिस तरीके से यहां पर गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, एक बड़ी बहस इस पर जरूरी है। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक दौर तो वो था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लड़के पकड़े गए या उनके नाम आए, और खासतौर से वो जो बिहार से लगा हुआ इलाका है, नेपाल को छूता है, वो एक गढ़ माना जा रहा था। अब हम ये देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ही साइलेंटली अपने काम को करता रहा, और न सिर्फ कर रहा है बल्कि देश में जितनी भी बड़ी आतंकी वारदातें हुई हैं वो इस इलाके में हुई हैं। इलाकाई तौर पर एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आप कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? इसमें तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका जो है वह दिल्ली से लगा हुआ है, और दिल्ली हमारी कैपिटल है, और कोई भी वारदात अगर दिल्ली में करनी है तो यह नजदीक का इलाका है, यहां से दिल्ली को आहत करना बहुत ही आसान है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से इस रीजन में वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा है। बहुत दिनों से यूपी की जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वही सरकार वहां बनाती है, और इस वजह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं एक ऐसा लूज एटमॉस्फेयर आता है जहां पर आतंकवादियों को, समाज विरोधी तत्वों को और ऐसे तत्वों को जो कि समाज में विघटन करते हैं उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि यहां पर जितने भी तबके हैं वो तकरीबन प्रॉस्परस है, बराबरी का एक माहौल है, और जहां पर तबके बराबरी का माहौल होता है, प्रॉस्परस होते हैं, वहां पर दूसरे भी आके एक शरण ले सकते हैं, छुपे रह सकते हैं, वहां से अपनी कार्रवाइयां कर सकते हैं। और अगली बात यह है कि जितना भी पैसा बाहर से आता है आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के सपोर्ट के लिए, वो ऐसी जगहों पर एब्जॉर्ब हो सकता है। और इसी कारण से आप बहुत दिनों से देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक सामाजिक सौहार्द है वो अपने नीचे स्तर तक पहुंच गया है, और तमाम दंगे हो रहे हैं। और इन दंगों में केवल ये आज की बात नहीं है मिश्रा जी, ये जो सिनेरियो आप बता रहे हैं ये तो अभी का है, लेकिन हम देखें तो 15 साल मतलब 1.5-2 दशक से ये हरकतें यहां पर लगातार जारी हैं। और मेरे साथ इस समय एडीजी जेल एसके पुंडीर साहब, मैं आता हूं। एसके पुंडीर साहब हैं हमारे साथ, लखनऊ से जुड़े हैं। पुंडीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियां न सिर्फ बढ़ी हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये इलाका बहुत सेफ माना गया आतंकियों की तरफ से। पुनीर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरा वर्जन हाँ पहुंच रही है जी, बोले आप। पहुंच रही है मेरे पास जी। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी गतिविधियां तो निश्चय उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और पूरे देश में ही है, देश ही सारा पीड़ित है हमारा ये। तो निश्चित रूप से जो है हमें इसके बारे में जो है गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, और ऐसे तत्वों को किसी प्रकार का शेल्टर किसी भी स्तर से नहीं मिलना चाहिए। यही मेरा कहना है इसको। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप मिश्रा जी अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखें तो यहां पर हमारी जितनी सरकारें हुई हैं पिछले 10 से 12 साल में, उनमें कहीं न कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर रही है। और जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है तो उसमें तमाम तबकों को एक ऐसी रियायत मिल जाती है या पनपने का जो हमारे समाज विरोधी तत्व हैं उनके पनपने का मौका मिलता है। और इस वजह से अगर हम पूरे अपने देश के हित को न ध्यान में रखें और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जाएं, जैसे लोग कहते हैं MY या ऐसे तमाम वोट बैंक के उदाहरण हैं, तो उसमें इनको बड़ा बढ़ावा मिलता है। और जो आप कह रहे हैं कि उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश से ये शिफ्ट हो गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
तमाम ऐसे ताकतें रही हैं जो कि अपने में ध्रुवीकरण कर गई थी। जैसे चरण सिंह यहाँ के बड़े नेता थे, उनके लड़के भी नेता हो गए, और इन सब मामलों को लेते हुए कुछ एक ऐसा माहौल बना है कि ये अपने में एक केंद्र बन गया है ताकत का। और जहां पर ताकत के केंद्र बनते हैं वहां पर ऐसी बातें, अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो या ऐसी पॉलिटिक्स हो जिसमें सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने की एक महत्वाकांक्षा रह जाए, तो वहां पर ये बातें और भी बढ़ती हैं। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां तक बाहर के पैसों का आने का सवाल है, तो कुछ ऐसे देश हैं जहां के पैसे यहां पर जाता आते हैं, और इन कारणों से भी ऐसे तत्वों को जो कि समाज विरोधी हैं, उनको एक बढ़ावा मिलता है। तो इन सब बातों को लेते हुए मैं ये कहता हूं, मैं ये सोचता हूं कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो वहां पर एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम बहुत दिनों से सुर्खियों में है, वो प्रॉब्लम का कारण भी बाहर से आए हुए आतंकवादियों का इन्फ्लुएंस है, उनका प्रभाव है, न कि हमारी इंटरनल फोर्सेस। बिल्कुल बीडी मिश्रा जी, इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी एजाज शेख मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि एजाज नेपाल के रास्ते गोरखपुर होते हुए लखनऊ पहुंचा, फिर लखनऊ से मुरादाबाद होते हुए सहारनपुर पहुंचा। इस बीच दिल्ली पुलिस उसे लगातार ट्रैक कर रही थी। सहारनपुर पहुंचने के बाद आतंकी एजाज शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये है उसका रूट, जिस तरीके से उस तक पुलिस पहुंच पाई है। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, इस रूट पर अगर हम गौर करें तो ये क्या इंगित कर रहा है, ये क्या रूट क्या बताता है? देखिए, रूट ये बताता है कि जो लंबे समय से जो एजाज शेख था वो नेपाल में ही रह रहा था, और चूंकि वांछित था दिल्ली पुलिस के एक मामले में और लगातार उसको ट्रैक किया जा रहा था, तो भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए ही नेपाल में था। और जो बात लगातार सुरक्षा एजेंसियां भी कहती रही हैं, हम लोग भी लगातार इस बात को कहते रहे, नेपाल इस लिहाज से काफी सेंसिटिव है भारत के लिए, और उसको जिस तरीके से आईएसआई ने और दूसरी अन्य एजेंसियों ने अपना ठिकाना बना रखा है, वो भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरनाक है। खासतौर पर भारत नेपाल की सीमा जो खुली है, उस सीमा का दुरुपयोग करते हुए सारे लोग कभी भी किसी भी तरीके से भारत में दाखिल हो जाते हैं और फिर तमाम सारी जो अपनी एक्टिविटीज हैं वो करते हैं। जो एजाज शेख का भी रूट मिला है, वो भारत नेपाल सीमा से बाई रोड गोरखपुर पहुंचा, वहां से बस से लखनऊ, और लखनऊ से फिर बस से मुरादाबाद तक गया। मुरादाबाद से उसने ट्रेन ली और वहां से फिर वो सहारनपुर पहुंचा है। इसी दौरान ट्रैक कर रही दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली और उसको वहां से गिरफ्तार किया गया है। एक और ये सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मामलों में फिलहाल वो वांछित नहीं था, और न ही वो उत्तर प्रदेश में कोई रैकी कर पाया था, जो अब तक उससे पूछताछ हो पाई है। बहुत शुक्रिया अवनीश इन जानकारियों के लिए। बीडी मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश को हम जितना बेहतर कर सकते हैं, आतंकियों ने अपने लिहाज से इसको सबसे मुफीद मान लिया है। वो हर इलाके का अपनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी होगी, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन लूज होगा, जहां पर सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कम होगा, वहां ये वारदातें होंगी। अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। कई पिछले सालों से भारतवर्ष के यूपी का जो स्टेट है, इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक्शंस हैं वो बहुत कम हैं, और लोग तो यहां तक कहते हैं कि अराजकता धीरे धीरे यहां पर बढ़ रही है। जैसे पहले बिहार के बारे में कहा जाता था और वहां पर स्थिति सुधरी थी, लेकिन यहां पर अभी वो मौजूद है। और देखिए, आईएसआई का जब वहां नेपाल में जब राजतंत्र हटा था, और वो भी एक षड्यंत्र में हटा था, वहां पर शूटिंग हुई थी और शूटिंग में तमाम और बातें कही गई, और जब दूसरे राजा वहां पर बने, उनके परिवार का लिंक आईएसआई के साथ और तमाम ऐसे संगठनों के साथ था जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे तमाम एंटी इंडियन एक्टिविटीज में। और उसके बाद जब वहां पर ऐसे तत्वों का विकास हुआ जो कि गन कल्चर में बिलीव करते थे, और वहां पर एक विद्रोह सा हुआ, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी शिथिल पड़ गया। इसलिए तराई का इलाका जो मध्य देश है, वहां से काउंटरफीट करेंसी, वहां से हाईजैकिंग के तमाम घटनाएं, जैसे आपको याद होगा कि कंधार में वहीं से हाईजैक हुआ था और हमारा प्लेन गया था। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जब उत्तर प्रदेश में आई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो लाजमी है
कि उनका रूट आईएसआई या आतंकवादी संगठन ऐसा बनाना चाहते थे जो कि दिल्ली के पास हो, क्योंकि नर्व सेंटर आपका दिल्ली के पास, दिल्ली में है बिल्कुल, और उसको वो पैरालाइज करना चाहते थे। इसलिए लाजमी है कि वहां से उठ के वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनको सबसे अच्छा हॉटबेड मिला वो यह था कि वहां पर प्रॉस्पेरिटी थी, क्योंकि वहां पर लोगों की खेती बड़ी अच्छी है, लोगों में काम करने की मादा है, और वो भी उनको एक हॉटबेड के तरीके से मिला जिस पर प्रोग्रेस कर सकते थे, जहां पर वो छुप सकते थे। और इन सब का नतीजा ये है कि वहां पर आज वो प्रॉस्पर हो रहा है। लेकिन भूलिएगा नहीं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और जो आपके स्लीपर सेल हैं आज के दिन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उतने ही हैं आतंकवादियों के जितने की पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। और एजाज शेख जो पकड़ा गया है सहारनपुर से, इसके बारे में हम कुछ और खुलासे आपके सामने कर दें। एजाज शेख हवाला कारोबार करता था, एजाज लॉजिस्टिक सप्लाई करता था। इसके अलावा एजाज शेख टेक्निकली काफी क्वालिफाइड है। पुलिस के मुताबिक एजाज शेख कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। जर्मन बेकरी ब्लास्ट में वो भटकल भाइयों का सहयोगी रहा। दिल्ली की जामा मस्जिद ब्लास्ट में भी उसने लॉजिस्टिक मुहैया कराया। वाराणसी के शीतला घाट ब्लास्ट में भी उसने तकनीकी मदद की। एजाज मोहसिन चौधरी का बहनोई है और याज भटकल के साथ बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान, बाटला हाउस के समय में भी जुड़ा रहा। बीती रात सुरक्षा एजेंसियों के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एजाज सहारनपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। एजाज पुणे का रहने वाला है और आईएम की कई वारदातों में ये शामिल रहा है। बिल्कुल। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आतंकवादियों का दायरा बढ़ता जा रहा है, यह जाहिर सी बात है कि सबके लिए चिंता का विषय है। हमें बीडी मिश्रा जी ने, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी ने इस पर रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए मिश्रा जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से यह आतंकियों का नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, खुलासे भी हो रहे हैं, इन सब के बीच ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आतंकियों को शय कहां से मिल रही है। और अगर आज तक उनके लिए ये इलाका पूरा बहुत ही सुकून वाला रहा है, तो अब आगे ऐसा ना हो, इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा।